घोड़ों की ये धमाचौकड़ी भी। बड़े बड़े, ऊंचे और शानदार घोड़े। बाबूगढ़ ब्रीडिंग सेंटर में इस तरह के सुडौल कदकाठी के घोड़ों की नस्ल तैयार की जाती है, जिन्हें आप कभी न कभी सेना की सवारी के तौर पर देखते हैं। चाहे वो राजपथ पर 26 जनवरी की परेड हो या फिर उसके बाद होने वाली बीटिंग रिट्रीट का भव्य नजारा। बाबूगढ़ के मिलिट्री स्टेशन को 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने तैयार करवाया था, जो आज भी उसी शानदार तरीके से काम कर रहा है। यहाँ हर नस्ल के घोड़े मौजूद हैं। विदेशों से मंगाए गए घोड़े हैं तो यहाँ भारत में पैदा हुए ऊंची कदकाठी के घोड़े भी हैं। ये घोड़े आम नहीं बल्कि ये सेना की सवारी के लिए है, लिहाजा इनकी कदकाठी ही नहीं बल्कि तंदुरुस्ती भी उतनी ही जरूरी है। जवानों की तरफ फिट रहने के लिए घोड़े भी रोजाना एक्सरसाइज करते हैं। 2000 एकड़ में फैले बाबूगढ़ मिलिट्री स्टेशन में सेना के पास अपनी खेती की जमीन है, जिस पर घोड़ों के लिए कई तरह की फसलें उगाई जाती हैं। यहाँ घोड़ों की ब्रीडिंग और इंसेमिनेशन का प्रोसेस सालों से होता आया है। यहाँ आर्टिफिशियल ब्रीडिंग भी होती है, लेकिन पूरी सावधानी से। मसलन ब्रीडिंग प्रोसेस से पहले स्टैलियन घोड़े की 4 पीढ़ी तक की जांच होती है, साथ ही मेयर्स की भी, ताकि नर घोड़े की कम से कम 90% क्वालिटी अगले जनरेशन के घोड़ों में आ सके। हम आप पहुंचे हैं इक्वाइन ब्रीडिंग स्टड बाबूगढ़, जिसका की निर्माण 1811 में किया गया था। मैं आपको दिखा देती हूँ इस ब्रीडिंग स्टड का सिमरौली गेट। 2000 से ज्यादा एकड़ में फैले इस ब्रीडिंग स्टड के 5 द्वार हैं, लेकिन ये जो द्वार है इसे सिमरौली गेट कहा जाता है। साल 1811 में स्थापित सेना का ये हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर करीब 2000 एकड़ में फैला है। सेना ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इस सेंटर में कई जगह से एंट्री गेट बनाए हैं, लेकिन इसका मुख्य और सबसे पुराना गेट यही है। ये सिमरौली गेट के थ्रू हम एंटर किए हैं। हेलो सर। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल नितिन शोरेन। नितिन सर, तो हम क्या क्या डिफरेंट चीजें देखने वाले हैं इस यहाँ पे क्रॉस ब्रीडिंग और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन तो प्रमुखता से चलता ही है, और क्या डिफरेंट होने वाला है? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू टू इक्वाइन ब्रीडिंग स्टड बाबूगढ़। ये एशिया का लगभग सबसे बड़ा ब्रीडिंग स्टड है, जहाँ पे हॉर्स ब्रीडिंग, म्यूल ब्रीडिंग और डंकी ब्रीडिंग से हम डील करते हैं। जो यहाँ पे बच्चे पैदा होते हैं उनको 6 महीने के बाद ट्रेनिंग डिपोज हैं सहारनपुर, हेमपुर, वहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं। यही सारी एक्टिविटीज हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे। तो हम चलते हैं और आगे देखेंगे कि कितनी अलग अलग चीजें हमें देखने को मिलती है। स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे हर एक चीज शोकेस करेंगे कि स्टालियंस, डोंकीज, मेयर्स और भी चीजें जो यहाँ प्रमुखता से जिसके लिए बाबूगढ़ जाना जाता है। चलते हैं। सेना के अफसरों से परमिशन लेने के बाद ही हम बाबूगढ़ ब्रीडिंग सेंटर में अपने सफर पर बढ़ चले। गेट पर ही ये मौजूद सेना की ये गाड़ी यहाँ सैन्य गतिविधियों को दर्शा रही है। शहर की वो भीड़ अब हम पीछे छोड़ आए हैं, इसीलिए यहाँ आपको चहल पहल भी कम ही दिखाई दे रही है। एशिया के सबसे बड़े हॉर्स ब्रीडिंग सेंटर का मुख्य काम सेना के काम लायक घोड़ों और खच्चरों की फौज तैयार करना है। जिस तरह से आर्मी में कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग के बाद एक जवान तैयार होता है, ठीक उसी तरह से यहाँ घोड़ों की फौज को भी तैयार करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है। काम में सहूलियत हो, इसके लिए इस सेंटर को कई हिस्सों में बांटा गया है। इसके हर हिस्से की अपनी अलग अलग अहमियत है।
ताकतवर घोड़ों और खच्चरों की फौज तैयार करने के लिए सेना ज्यादातर अपने संसाधनों का इस्तेमाल करती है। यहाँ जरूरत की हर वो चीज है जो डिमांड के हिसाब से इन घोड़ों की फौज तैयार कर सके। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त बनी इस इमारत में मेल हॉर्स यानी स्टेलियन को रखा जाता है। मेरे पीछे सब जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसे कहा जाता है हेरिटेज स्टालियन स्टेबल। जो स्ट्रक्चर है ये ब्रिटिश काल के समय से बना हुआ है और ईपीएस बाबूगढ़ में ये जो स्टेबल है स्टालियंस के रखने के काम में लाया जाता है। यहाँ पे कम से कम 80 से 100 के करीब संख्या में यहाँ पे स्टालियन अवेलेबल है। अगर मैं आपको बताऊं कि स्टालियन क्या होता है तो स्टालियन उन हॉर्सेस को कहा जाता है जो कि ब्रीडिंग पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के समय से ही इस इमारत में घोड़ों को रखा जाता रहा है। इसे उस वक्त भी खास तौर पर घोड़ों के लिए ही बनाया गया था। इसमें उस जमाने में एक खास तरह का नेचुरल कूलिंग सिस्टम बनाया गया था। इसकी खासियत ये है कि ये गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहता है। स्टालियन में काफी चीजें जो काफी डिफरेंट है। हमें आज के समय में वैसा स्ट्रक्चर दिखाई नहीं देगा। अगर हम स्ट्रक्चर को अंदर से देखें तो जो वेंटिलेशन सिस्टम है वो पुराने समय का है और यहाँ पे वेंटिलेशन की बात जो यहाँ के ऑफिसर्स बताते हैं वो बताते हैं कि उस वक्त जिस तरह का वेंटिलेशन होता था उसमें आज यहाँ पे अंदर से वेंटिलेशन आपको दिखा रही हूँ तो आप देख सकते हैं कितना वेंटिलेटेड है ये ऊपर से नीचे से। और यहाँ के ऑफिसर्स बताते हैं कि समर्स में ये अपने आप ही स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है कि अपने आप ही अंदर से ठंडा रखता है और सर्दियों में अपने आप ही गर्म रखता है। यहाँ अलग अलग किस्म के घोड़ों को रखा गया है। शायद ही कोई ऐसा घोड़ा हो जिसमें कुछ खासियत ना हो। स्टेबल पे जो घोड़े हैं उनका पूरा नोमेनक्लेचर मेंशन किया हुआ है कि कहाँ की ब्रीड है, ये कहाँ से आए हैं, इसके फादर कौन थे, मदर कौन थे, उनकी पूरी पेडिग्री है और उनकी जो प्रोजेनी है उनके नेम भी यहाँ मेंशन किए गए हैं। और ये जो वी है VA लिखा हुआ है ब्रैकेट में, इसे जो ये वैलेंटाइन है जो ये घोड़ा आप मेरे सामने देख रहे हैं इस घोड़े का नाम है वैलेंटाइन और उसकी जो प्रोजेनी होगी उसको नाम दिया जाएगा VA। और ये काफी अलग किस्म के घोड़े हैं और ये घोड़ों की जो खासियत है ये हमें खुद बताएंगे शिरोन सर। मैं जानना चाहती हूँ ये जो घोड़े हैं काफी डिफरेंट घोड़े हैं। इस तरह के हॉर्सेस अमूमन हम देखते नहीं हैं ज्यादा, तो सर क्या खासियत है इन हॉर्सेस की? ये जो अभी आप सामने देख रहे हैं इस स्टेलियन का नाम वैलेंटाइन है और ये एक हैनोवेरियन स्टेलियन है। इसके दोनों पेरेंट्स इंपोर्टेड हैं। अर्ली 90s में बहुत से हमने यहाँ पे हैनोवेरियन स्टेलियंस और मेयर्स इंपोर्ट हुए थे, उन्हीं का ऑफस्प्रिंग है ये। सालों से सेना के लिए इसी तरह के शानदार और आकर्षक घोड़ों की फौज तैयार की जा रही है। इसके लिए दुनिया भर से मशहूर नस्ल के घोड़ों को इंपोर्ट भी किया जाता है। अब यहाँ कई तरह की ब्रीड मौजूद है। इस वक्त यहाँ पे स्टेबल में जो आप घोड़े देख रहे हैं ये काफी डिफरेंट तरीके के घोड़े हैं। इस तरह के घोड़ों को आपने मूवीज में देखा होगा, कॉम्पिटिशन्स में देखा होगा, लेकिन ये जो मैजेस्टिक लुक के और एकदम अलग ही कद काठी के ऊंचे घोड़े जिनकी बनावट ही कुछ और है, ये घोड़े जो है ये आर्मी के घोड़े हैं। सेंटर में जर्मनी की हैनोवेरियन ब्रीड, ऑस्ट्रिया की नॉरिकर और अरबी घोड़े की ब्रीड भी मौजूद है। जिन घोड़ों से ब्रीडिंग कराई जाती है उसे स्टैलियन कहते हैं। इनकी मदद से सेना के लिए नई जनरेशन के ताकतवर घोड़े और खच्चर तैयार होते हैं जो आर्मी की ही तरह फिट और स्ट्रांग होते हैं। जिस तरह से सेना के जवान काफी स्ट्रांग होते हैं, फिट होते हैं, उसी तरह से सेना का ये घोड़ा भी काफी स्ट्रांग है। और इस घोड़े की क्या खासियत है ये हमें शिरोन सर ही बताएंगे। शिरोन सर, इसकी कद काठी अलग है, इसका कलर अलग है, इसके फीचर्स एकदम डिफरेंट है इस घोड़े के। कहाँ का है ये, कौन सी ब्रीड है? ये ऑस्ट्रिया से इंपोर्टेड है, नॉरिकर ब्रीड है जो MA म्यूल ब्रीडिंग के लिए 2009 में इंपोर्ट हुए थे। इसी तरह ये भी नॉरिकर ब्रीड का एक स्टेलियन है जिसका नाम है मिस्टर क्वाइट। ये भी 2009 में इंपोर्ट हुआ था, जो MA म्यूल ब्रीडिंग के लिए यूज होते हैं। सर तो ये जो घोड़े हैं ये एग्रेसिव तो नहीं है? कुछ इसमें से एग्रेसिव है, जैसे ये इंडियन बॉर्न नॉरिकर है, मतलब इसके पेरेंट्स इंपोर्टेड हैं, ये यहीं पे आगे पैदा हुआ था। सर अगर मैं ऐसे हाथ लगाऊं तो मुझे कुछ होगा तो नहीं? ये कुछ नहीं कहेगा। अंग्रेजी हुकूमत के वक्त भी इस इमारत का इस्तेमाल मेल हॉर्सेस को रखने के लिए ही होता था।
बिल्डिंग पर आज भी उस वक्त की कुछ ऐसी निशानियां मौजूद हैं जो सेना में घोड़ों के महत्व को दर्शाती हैं। यहाँ से स्टालियन वहाँ पर ले जाए जाते थे। घोड़ियां बाहर प्राइवेट होती थी किसानों की, और वहाँ पे ब्रीडिंग उनकी करा कर फिर वापस आते थे। तो ये एक डेट निश्चित वो करी गई है इनकी, कितने टाइम तक यहाँ से घोड़े वहाँ पर जाते रहे और कौन से सन से कौन से सन तक वहाँ पे वो रहे वो। सेना के लायक घोड़ों के इस फौज को तैयार करना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे सेना के अफसरों की कड़ी मेहनत और तेज दिमाग काम करता है। सेंटर के अंदर ही जेनेटिक लैब बनाई गई है, जहां सीमेंस कलेक्शन से लेकर फीमेल हॉर्स की प्रेगनेंसी में देखभाल तक की पूरी निगरानी की जाती है। मगर लैब से पहले भी अहम प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। ये प्रक्रियाएं भी कोई आसान नहीं है। जिन मेल हॉर्सेस यानी स्टेलियन से आगे की पीढ़ी के लिए बच्चे तैयार करने हैं, उनसे सीमेन कलेक्शन किया जाता है। सीमेन कलेक्शन के लिए एक टीम काम करती है। मेल हॉर्स को कंट्रोल करना आसान नहीं है, इसीलिए ये काम पूरी सुरक्षा के बीच किया जाता है। इस वक्त मैं ईबीएस बाबूगढ़ की कवरिंग यार्ड में हूँ। पहले तो मैं आपको पूरा कवरिंग यार्ड दिखा देती हूँ कि किस तरह का ये कवरिंग यार्ड है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो पीछे एक स्टालियन खड़ा है और यहाँ पे मेरे सामने एक मेयर है। मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो प्रोसेस है वो सीमेन कलेक्शन का प्रोसेस यहाँ पे होगा, लेकिन इस प्रोसेस में जो स्टाफ मेंबर्स हैं इन्हें कई चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। अपने जो मानक है, जो रूल्स यहाँ पे निर्धारित किए गए हैं प्रोटेक्शन के लिहाज से, उनको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है। तो मैंने स्टाफ मेंबर्स से जानेंगे, उनसे पूछेंगे कि जो इनकी पूरी पोशाक है, इनकी पूरी जो ड्रेस है, जिस तरह से इन्होंने हेलमेट पहने हुए हैं, प्रोटेक्टिव वेस्ट पहनी हुई है, शूज पहने हुए हैं प्रॉपर, जितने यहाँ पे आर्मी में, जितने यहाँ पे ब्रीडिंग स्टड में जितनी चीजें निर्धारित की गई है कि स्टाफ मेंबर्स को क्या क्या चीजें पहननी है, वो सब इन्होंने पहनी हुई है। हम इन्हीं से बात करेंगे कि आखिर किस चीजें हैं जिनका लगातार पालन करते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूंगी, आपने प्रोटेक्टिव वेस्ट पहनी हुई है, हेलमेट पहनी हुई है, शूज पहने हुए हैं, आपके सबके जो ड्रेसेज हैं, जितनी पोशाकें हैं वो एक जैसी हैं। तो जो मेयर होती है, जिसको आपने सब पकड़ा हुआ है, आखिरकार कितनी एग्रेसिव होती है, किस तरह की होती है, और कितनी चीजें जिनको आप ध्यान रखते हैं? बिल्कुल सर, जब स्टालियन हॉर्स हमारा आएगा तो वो तेजी से हो जाता था, और जो जिससे कोई इस तरह की चोट न लग जाए। कवरिंग यार्ड में जो सीमेन कलेक्शन किया गया, उसके बाद जितनी भी चीजें होती हैं वो ब्रीडिंग स्टड के लैब में फॉलो की जाती हैं। थर्मल शॉक से बचाना पड़ता है, इसलिए उसको 37 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बाथ में स्टेबल किया जाता है। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हैं, एक ड्रॉप माइक्रोस्कोप पे डाल के यहाँ पे हम उसकी मोटिलिटी चेक करते हैं, कितने % प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्मेटोजोआ उस पर्टिकुलर सीमेन सैंपल में है। अगर वो 60% से ज्यादा है, जब भी हम उसको सीमेन को फर्दर एआई के लिए यूज करते हैं। जब हम फर्स्ट स्टेप को क्रॉस कर लेते हैं कि इसमें प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्मेटोजोआ 50-60% से ज्यादा है, उसके बाद उसका उस पर्टिकुलर मशीन पे जो स्पर्मा क्यू है, उसके अंदर उसका कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि एक पर्टिकुलर मेल के लिए हमें 500 मिलियन प्रोग्रेसिवली मोटाइल स्पर्मेटोजोआ रिक्वायर्ड होते हैं। वो जब उन दोनों स्टेप से क्रॉस होने के बाद फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कितनी सारी मेयर्स को उस पर्टिकुलर सैंपल से इजेकुलेट किया जाएगा। लैब में सीमेन की जांच के बाद फीमेल हॉर्स यानी मेयर्स में इंसेमिनेशन का प्रोसेस होता है। इसके बाद मेल हॉर्सेस की रेगुलर जांच की जाती है ताकि किसी भी परेशानी पर वक्त रहते इलाज हो सके। ये जो ओवल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये फिटस है, ये फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, तो इसमें जो इकोजेनिसिटी फ्लूइड की ज्यादा होती है तो ये रेज उसको क्रॉस कर जाती है। ये इंडिकेट करता है कि एनिमल प्रेग्नेंट है। ये 20 दिन की प्रेगनेंसी आपको दिखाई दे रही है। ब्रीडिंग सेंटर के 2 अहम हिस्सों पर बात करने के बाद अब रुख करते हैं इस जगह का, जहां मेयर्स यानी फीमेल हॉर्सेस और डंकी की ये फौज मौजूद है। किनारे पर भले ही तारों की बाड़ लगी हो, मगर अंदर पूरा मैदान खुला है। इसके अंदर इतनी जगह है कि ये फीमेल हॉर्सेस आराम से घूम सके। बच्चे भी माँ के साथ ही रहते हैं ताकि जब तक वो यहाँ रहे उनकी परवरिश अच्छे तरीके से हो। हाँ
हम इस वक्त ब्रीडिंग सेंटर के उस एरिया में हैं जहाँ पे इस ब्रीडिंग सेंटर की जो फीमेल हॉर्सेज हैं, उनके बच्चे हैं, म्यूज, ये सभी यहाँ पे रखे जाते हैं। अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कितना ज्यादा स्पेशियस ये एरिया है और यहाँ पे कितनी भारी संख्या में फीमेल हॉर्सेज हैं, उनके बच्चे हैं। यहाँ पे अलग अलग पैडक्स भी हैं। फीमेल हॉर्सेस की जांच के लिए सेना के ऑफिसर्स के अलावा कई और कर्मी दिन रात निगरानी करते हैं। इनके स्वास्थ्य की हर दिन जांच होती है। सेना इनकी देखभाल के मामले में कोई कोताही नहीं बरतती। जो एम्प्टी मेयर्स होती हैं, जो नॉन प्रेग्नेंट मेयर्स होती हैं, उनको बहुत जल्दी सुबह 6 बजे के करीब और शाम को 3-3:30 बजे के करीब एक टीजर पोनी, जो आपने स्टेलेंस टेबल में भी देखा था, वहां से टीजर पोनी के सामने से उनको परेड किया जाता है। जो मेयर इन हीट होती है या मेल को रिसेप्टिविटी दिखाती है, वो कुछ पर्टिकुलर साइंस दिखाती है, जैसे कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, विंकिंग, और मेल को रिसेप्टेंस दिखाती है, जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल जाता है कि ये मेयर साइक्लिंग है, जिसको फिर हम गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के थ्रू एआई के लिए सेलेक्ट करते हैं। ये सामने सारी मेयर्स अभी आपके सामने टीजर पोनी के सामने से निकल के आई है। इसी तरह इन्हीं पैडक्स में जो, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 10th मंथ ऑनवर्ड्स प्रेग्नेंट मेयर्स को फोलिंग लाइन में ट्रांसफर कर दिया जाता है। उसके बाद फोलिंग लाइन में लगभग 1 महीना रहने के बाद वो फिर वापस जिस विंग से गई होती है वहीं पे आ जाती हैं और लगभग 6 महीने तक बच्चे अपनी मदर के साथ रहते हैं। 6 महीने के बाद उनको उनकी मदर से अलग कर दिया जाता है, जिसको वीनिंग कहा जाता है। यहाँ सिर्फ फीमेल हॉर्सेस और डोंकी हैं, उनके बच्चों को भी साथ में छोड़ा गया है। आपको भले ही यहाँ भूल भुलैया जैसा लग रहा हो, लेकिन हर बच्चा अपनी माँ को अच्छी तरह से पहचानता है। भूख लगती है तो बच्चा अपनी माँ के पास ही दूध पीने जाता है। इनकी देखभाल करने वाले भी अब इतने एक्सपर्ट हो चुके हैं कि इन्हें ये तक मालूम है कि किस बच्चे की माँ कौन सी है। हर बच्चे को 6 महीने के बाद अपनी माँ से अलग होना पड़ता है। इसे सेना के बेड़े में शामिल करने के लिए सहारनपुर में मौजूद ट्रेनिंग सेंटर में भेजा जाता है, जहाँ इनकी कड़ी ट्रेनिंग होती है। ये नन्हे घोड़े जिन्हें इस वक्त आप दाना खाते हुए देख रहे हैं, कुछ ही महीनों बाद इन घोड़ों को सहारनपुर के ट्रेनिंग ग्राउंड भेज दिया जाएगा और वहाँ पे इन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी, एक बेहतर तरीके से रखा जाएगा, फुल फ्लेश ट्रेनिंग दी जाएगी, जब तक कि ये सेना के बेड़े में शामिल होने लायक नहीं बन जाते। सभी घोड़ों की डाइट पर खास ख्याल रखा जाता है। इन्हें खाने में जौ, चोकर और बाजरा मिलता है। सेना के पास अपनी काफी जमीन है, इसीलिए इसका इस्तेमाल घोड़ों के लिए घास तैयार करने में होता है। 2000 से ज्यादा एकड़ में फैले सेना के इस ब्रीडिंग सेंटर के पास अपनी खुद की जमीन है। इस जमीन पर खेती बाड़ी की जाती है और इस पे जो फसलें उगाई जाती हैं उसे खास घोड़ों के खान पान में इस्तेमाल किया जाता है। एक खास टीम घोड़ों के लिए खेतों से घास लेकर आती है। सेना ने अपनी जमीन पर बाजरे की ये फसल उगाई है। सुबह होते ही ये लोग घास लेने के लिए खेतों में पहुंच जाते हैं। खास बात यह है कि सामान लाने ले जाने के लिए घोड़ा बग्घी का ही इस्तेमाल हो रहा है। खेत से चारा लाने के लिए भी घोड़ा बग्घी का ही सहारा लिया गया है। ब्रीडिंग सेंटर में इस तरह की घोड़ा बग्गी बहुत सारी है और इस वक्त मैं जिस घोड़ा बग्गी में बैठी हूँ, यहाँ पे इन घोड़ा बग्गियों को राशन गाड़ी बोला जाता है, क्योंकि जितना भी सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह तक इसी घोड़ा बग्गी के माध्यम से लेके जाया जाता है। इस वक्त मैं जिस बग्गी में हूँ, अगर आपको दिखा दूं तो इसमें ज्वार की फसलें हैं। इन ज्वार की फसलों को एनिमल लाइन्स तक लेके जाया जा रहा है। तो यहाँ ब्रीडिंग सेंटर में सेना के जवानों ने खासी इस बात का ध्यान रखा है कि एनिमल ट्रांसपोर्टेशन पे ज्यादा जोर दिया जाए। यहाँ पे दूसरी गाड़ियां कम से कम इस्तेमाल की जाती हैं और इन्हीं घोड़ा बग्गियों को इस्तेमाल में लाया जाता है। कभी भी किसी भी चीज को अगर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है, इस ब्रीडिंग सेंटर के अंदर ही। ब्रिटिश हुकूमत के समय से बाबूगढ़ का ये ब्रीडिंग सेंटर अब तक सेना के लिए खास रहा है।
जिस मकसद और जिम्मेदारी के लिए इसे उस वक्त बनाया गया था, उसे आज भी बखूबी अंजाम दिया जा रहा है। हमारी जो चैलेंजेस हैं रोज की, वो अपनी जगह हैं, क्योंकि आप एक लाइव सब्जेक्ट से डील कर रहे हैं। आपका रोजाना एक एनिमल के साथ डीलिंग है, जिसका रख रखाव, खान पान, फिर उसकी बीमारी में उसकी बीमारी की रोकथाम, बीमारी में उसका इलाज। तो ये चैलेंजेस हैं जो आपको सारा दिन, दैट इज 24/7 आपके साथ रहते हैं, और ये आपने बराबर निभाने पड़ते हैं। यहाँ से तैयार होने वाली ये नन्ही फौज सेना का काम आसान करती है। ऊंची पहाड़ियों पर रसद पहुंचाने के लिए सेना खच्चरों का इस्तेमाल करती है। स्टेलियन से भविष्य की अच्छी खेत तैयार करनी है। जाहिर है इनकी सेहत को लेकर सेना हरदम फिक्रमंद रहती है। जिस तरह से सेना के जवान खुद को फिट रखने के लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से सेना के जो घोड़े हैं उन्हें भी रोज एक्सरसाइज कराई जाती है, उन्हें भी डिसिप्लिन सिखाया जाता है, रोज एक रूटीन वर्क फॉलो कराया जाता है। इस वक्त हम एक्सरसाइज ग्राउंड में ही हैं, जहाँ पे हॉर्सेस को, ये जो राइडर्स हैं उनके, वो एक्सरसाइज कराते हैं और इस नियम को रोज फॉलो किया जाता है ताकि वो भी चुस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और उनकी जो फिजिक है, जो बॉडी टेंडेंसी है, वो मेंटेन रहे। शरीर में चुस्ती फुर्ती बनी रहे, इसीलिए रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज जरूरी है। डोंकी भी रेगुलर एक्सरसाइज का हिस्सा है। सेना की एक और टीम इस मैदान में डोंकी को एक्सरसाइज करा रही है। इन्हीं डोंकी से सेना के बेड़े के लिए ऊंचाई तक सामान ढोने वाले खच्चर तैयार होते हैं। ये सेंटर न सिर्फ घोड़ों और खच्चरों की बेहतरीन खेप तैयार करने के लिए मशहूर है, बल्कि इसके साथ ही सेना समाज को एकजुटता का संदेश भी दे रही है। इस कैंपस के अंदर एक सर्वधर्म स्थल बनाया गया है। इसकी खासियत ये है कि यहाँ जात पात का कोई भेदभाव नहीं है। जातिवाद से ऊपर उठकर यहाँ सर्वधर्म स्थल बनाया गया है और इस स्थल में क्या कुछ है वो मैं आपको बताती हूँ। क्यों इसे सर्वधर्म स्थल कहा जाता है? यहाँ पे कुरान शरीफ रखी हुई है और यहीं पे कुरान शरीफ के बिल्कुल बगल में आप बाइबल देखिए, बाइबल रखी हुई है। हम जीसस को देख सकते हैं कि जीसस की प्रतिमा भी लगाई गई है और यहाँ पे राधा कृष्ण की प्रतिमा भी है। और राधा कृष्ण की जो पोशाक है, जो मुकुट है, ये काफी आप डिसेंट से देख सकते हैं। ज्यादा इसमें बड़े बड़े मोतियों का काम या फिर ज्यादा भरा भरा काम नहीं है। काफी सुंदर और काफी डिसेंट पोशाकें रखी गई हैं। अगर हम मुकुट की बात करें तो ये जो मुकुट है, मुकुट यहीं के लोगों ने हाथों से ही बनाए हैं और इनके आप कान के कुंडल देख सकते हैं कि कितने खूबसूरत लग रहे हैं। राधा के कान के कुंडल। यहाँ पे रामायण भी रखी गई है और यहाँ पे श्री राम की प्रतिमा भी है और श्री राम की प्रतिमा के जस्ट बगल में यहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब भी है। सर्वधर्म स्थल में सबके लिए समान आस्था है। सभी धर्म के लोग मिलजुल कर हर तरह के धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होते हैं। सेना की ये कोशिश इसे खास बना रही है। यहाँ पे जिस धर्म का जो फेस्टिवल होता है उसी दिन आकर के और उसको सभी अच्छी तरह से सभी धर्म के व्यक्ति आकर के अच्छी तरह से उसको मनाते हैं। और जैसे ईद हो गई तो यहाँ पे खीर भी बनती है, वहाँ सब ईद भी पढ़ते हैं सब आकर के। और जैसे जन्माष्टमी होती है, भगवान श्री कृष्ण को जन्मदिन अच्छी तरह से मनाते हैं सभी धर्म के आकर के। सालों पुराना बाबूगढ़ का ये ब्रीडिंग सेंटर अब भी सेना के लिए कई मायनों में खास है। यहाँ सेना के जाबाज ऑफिसर्स के तेज दिमाग की बदौलत हर साल नन्हे घोड़ों और खच्चरों की एक ऐसी फौज तैयार हो रही है जो देश के दुश्मन के दांत खट्टे करने में सेना की मदद करती है। हमारा सफर भी बेहद शानदार और रोचक रहा। सेना के काम से जुड़ी कई और ऐसी जानकारियां समाज तक पहुंची हैं जिससे हमारा सर फख्र से ऊंचा होता है।
EBS बाबूगढ़ में तरह तरह के हॉर्सेज हैं जिसको कभी आपने अमूमन नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मली बिल्कुल नहीं देखा होगा, जिन्हें आपने अक्सर परेड्स में देखा होगा या फिर स्टंट्स करते हुए देखा होगा या फिर अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में ही देखा होगा। विजुअल संजय कुमार के साथ हर्षद फुलवानी, न्यूज स्टेट, बाबूगढ़।